ओके, इसमें भी जो सारे इमेजेस हैं वो गूगल के हैं। इसमें रियल लाइफ इमेज कुछ भी नहीं है। मैंने कोशिश की है कि जो क्लोज क्लीन पिक्चर हो सके, लेकिन जो भी उसमें वेरिएशन हुई मैं आपको बता दूंगी कि वहां पर एक्चुअल पिक्चर किस तरह की थी। इसमें भी जेनेटो यूनिटी में टोटल 7 केसेस थे, और इसमें अगेन 7 केसेस थे, 2 एग्जामिनर्स थे, 20 मिनट्स थे। और इसमें जो हमारे पास मोडेलिटीज होती हैं वो इनमें से कोई भी आ सकती हैं। कोई भी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट स्टडी आ सकती है, या हमारे पास कोई भी सीटी या एमआर क्रॉस सेक्शनल एनीथिंग। और ये होता है कि पहले वो ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि पहले वो कॉन्ट्रास्ट पे दिखाएं, या प्लेन एक्सरेज या केबी या आईवीपी ये वाली चीजें दिखाएं। जो क्रॉस सेक्शनल है इसकी वो जरा कम होती है, लेकिन होती है। और इसमें भी जो टॉपिक्स हैं वो सारे किडनी, यूरेटर, मेल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होते हैं। और इसमें भी यही है कि कुछ ट्रॉमा आ जाएंगे, कुछ ट्यूमर आ जाएंगे, लेकिन ये हर एग्जामिनर में इस तरह से नहीं होता कि हर सेशन में हर एग्जामिनर एक ट्रॉमा की फिल्म लेकर आए, एक ट्यूमर की फिल्म लेकर आए। मेरे जो जीआईटी का और जीयूएस का स्टेशन था, इन दोनों में ट्रॉमा था ही नहीं। मतलब कोई भी केस ऐसा नहीं था कि जो ट्रॉमा हो। तो पहला केस कौन अटेम्प्ट करेगा? डॉक्टर शाजिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज इसको अटेम्प्ट करें। Ma'am, I am provided with a CT scan of abdomen, axial slice at the level of kidneys, in which I can appreciate bilateral kidneys appears normal in size, and there are multiple well-defined fat density lesion is noted, which are involving the cortex of the bilateral kidneys, and there is a mild fat running is seen just around the kidneys, and there is the fat density is given minus 59 HU, and surrounding bones appears to be normal, and the surrounding structures, liver and gallbladder appears to be normal. I am looking at the vascular structures. Structures appears to be normal. So, on the basis of my finding, my differentials include it can be a case of multiple angiomyolipomas. And next, I will correlate with the history of the patient, and I will confirm my findings. एएमएल में आप हिस्ट्री में ऐसा क्या पूछेंगी कि आपको कंफर्म हो जाएंगी फाइंडिंग्स? यानी आप ये कह रही हैं कि डायग्नोस्टिक इसमें जो है वो हिस्ट्री है। Ma'am, it can be a case of a tuberous sclerosis. So I will confirm my findings by to see the other associations of this disease, and ओके। will make the diagnosis of tuberous sclerosis. ओके, चलें, एस्टेब्लिश हो गया ट्यूबरल स्क्लेरोसिस है, सब कुछ है। आप जीयू के स्टेशन पे बैठी हुई हैं। आप ये बताएं कि आप एएमएल को क्या करेंगी, इसकी मैनेजमेंट बताएं प्लीज। इधर बल्ली के पास तो आए। आपको आवाज आ रही Ma'am, है? if AML is AML is if it is large in size, so yeah, it can have a rupture, and so I ओके। will do a refer the patient for coil embolization of this patient, and otherwise I will keep the patient on follow up. ओके। अच्छा, आपने कहा कि अगर लार्ज होगा, कितना लार्ज होगा? कुछ तो क्राइटेरिया होता है ना मैनेजमेंट का। आप ये तो नहीं कहेंगे कि अगर लार्ज होगा तो मैं ऐसे कर लूंगी, अगर नहीं होगा, स्मॉल होगा, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। Ma'am, I have no idea about it. हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आपने सिंपली बजाय इसके कि आप तुक्के लगाएं या वो करें, ये वाला टेबल, इट वाज वेरी ट्रिकी, द एग्जामिनर वाज वेरी ट्रिकी। उन्होंने सिर्फ, अच्छा देखिए, ये उन्होंने डेंसिटी लगाई हुई है सामने। कहते हैं ये तो मुझे भी पता है कि एंजियोमाइलोमा है। आगे बताओ, आगे करोगी क्या इसका? दिस वाज द थिंग। और वो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे थे बहुत उसे मैंने उन्हें बताया कि इसकी मैं अगर तो ये मोर देन 4 सेंटीमीटर, और इस तरह से इसका साइज होगा, इसका क्राइटेरिया जो एक था पूरा वो मैंने बताया। तो मैं आगे आपको बताती हूँ इसका कि उन्होंने किस तरह से प्रोसीड किया था। अच्छा, अगर तो एसिम्टोमेटिक को, मैंने ये सारी बातें उन्हें बताई थी कि अगर वो लेस देन 4 सेंटीमीटर हो। मैंने उन्हें जस्ट पहले ये बताया कि हम इसकी कॉइल एम्बोलाइजेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो किस क्राइटेरिया पे करते हैं। मैंने ये बताया कि अगर एसिम्टोमेटिक होता है, लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है, तो हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, 6 मंथली करते हैं। अगर एसिम्टोमेटिक होता है तो फिर हम उसकी सेलेक्टिव आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन करते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर उसमें एन्यूरिज्म आ जाए हम एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। अगर मल्टीपल बायलैटरल आ जाए या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस आ जाए तो हम एमटोर रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। शायद वो यही पूछना चाह रहे थे उस वक्त। लेकिन मैंने उन्हें पहले कीमो उसका सॉरी एम्बोलाइजेशन का बताया तो उन्होंने मुझे इस पे बहुत ज्यादा घुमाया था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम ये कह रही हो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, उसमें तो मोर देन 1 AML होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास मोर देन 1 AML आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है। उसके बाद अच्छा वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें मैनेजमेंट में। बाकी ये हो जाता है कि अगर फेल्ड एम्बोलाइजेशन हो जाए तो सस्पिशन ऑफ लीजन हो तो फिर हम इसकी पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। अगर नॉन फंक्शनल किडनी हो तो हम टोटल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े हों और उन्होंने सारे उसको रीनल पेरेन्काइमा को ऑक्यूपाई किया हुआ। अदरवाइज इसमें एम होता है कि आप रीनल फंक्शन को जितना बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि ये एज सच मेलिग्नेंट पोटेंशियल के नहीं होते। इनमें सिर्फ हेमरेज का खतरा होता है, सिर्फ आपने हेमरेज को बचाना होता है या फिर हम इसका फॉलो अप करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना कि बहुत सारे अगर AML आ जाए तो दिस वाज द मेन थिंग जो वो पूछना चाह रहे थे। और उसके अलावा एमटोर इनहिबिटर एमटोर इनहिबिटर शायद बहुत सारे लोगों ने पहली दफा सुना होगा। ये असल में होता है जो इसकी साइज को रिड्यूस करता है, इसके साइज को रिड्यूस करता है, इसको स्टेबल करता है। इसकी जो न्यूवेस्कुलरिटी, मैं आपको बहुत ये सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ जो चीजें अभी मुझे याद है, लेकिन आप लोग इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे यही पूछा था। अच्छा उसके बाद ये था होता है कि इसको हम देते हैं ताकि वो स्टेबल रहें और उनमें साइज रिड्यूस होता जाए और उसमें ब्लीडिंग का चांस जो है ना वो कम हो जाए, क्योंकि ये एंजियो जो वेस्कुलरिटी होती है उसको वो थोड़ा सा श्रिंक कर देता है। बाकी अब रेडियोपीडिया से अगर देखें ना एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो ये है कि साइज वाज कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। हमने टॉक्स में हमेशा हर जगह पर ये पढ़ा होता है कि अगर 4 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ये क्राइटेरिया हमने पढ़ा होता है। लेकिन अब ये है कि अगर उसके अंदर जो एन्यूरिज्म है वो मोर देन 4 mm हो जाए या फिर उसकी जो वॉल्स हैं वो इतनी फ्रेजाइल हों, हम उसके एंजियो करके देखते हैं, अगर उसकी वॉल्स इतनी फ्रेजाइल हों तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज ए रिस्क फैक्टर। बाकी जो AMLs है demonstrating risk factors can be selectively embolized or resected with a partial nephrectomy. Lesions that present with retroperitoneal hemorrhage often requires emergency. वो एक लाइफ सेविंग हो गया। अब जो एमटोर इनहिबिटर्स है ना वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द AML साइज बोथ इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में हम दे सकते हैं और अगर कोई स्पोरेडिक केस हमारे पास है उसमें भी हम दे सकते हैं। इसमें पार्टिकुलरली द हाई वेस्कुलराइज्ड फैट पुअर कंपोनेंट इसमें होता है। अच्छा उसके बाद देर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हेमरेज एंड रीनल इम्पेयरमेंट। अब ये जो क्वेश्चन था ना कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तुम बताओ मुझे कि तुम क्या करोगी, एम्बोलाइजेशन करोगी या नहीं करोगी। तो मैंने उसका ये आंसर दिया था कि सर अगर जो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होंगे उनको मैं एम्बोलाइज कर दूंगी, बाकी जो होंगे 4 सेंटीमीटर से कम उनको मैं वेटफुल वॉच पे रखूंगी। उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े आ गए हैं और दोनों साइडों पर है तो तुम बताओ क्या करोगी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सर इकट्ठे तो सबको एम्बोलाइज नहीं करेंगे। उसके उन्होंने मुझसे रीजन कुछ रीजन मुझे नहीं पता था, ये बस मैंने उसका कॉमन सेंस से ये बात बता दी। लेकिन इसकी रीजन मैंने बाद में पढ़ी थी कि अगर हम इकट्ठे करेंगे और बहुत सारी वेसल्स को इकट्ठे एम्बोलाइज करेंगे तो सडन इस्कीमिया हो जाएगा और रीनल फंक्शन जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी वेसल कितने रीनल पैरेन्काइमा के एरिया को इन्वॉल्व कर रही है और इतनी ज्यादा इकट्ठे करना पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये फिल्म उतार दी थी। यानी AML का वाइवा वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। हमने जो एक चीज रटी हुई होती है कि ये उसका क्राइटेरिया और इस तरह, तो ये वाला जो स्टेशन था इस पर सर ने ज्यादातर मुझसे क्लिनिकल बातें पूछी थी कि उसकी अप्रोच किस तरह से होगी। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट केस कोई लेगा प्लीज। मैडम एक डॉक्टर सना है, डॉक्टर इफ्रा। मैडम जी जी। मैडम रिक्वेस्ट है आपसे। यू आर टीचिंग वेरी वेल और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर रही हैं। जी तो जी। काइंडली स्पीड थोड़ा स्लो रखें ताकि हम इसको जज़ब कर सकें। बड़ी यानी मेहरबानी। सॉरी फॉर दैट, यानी मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा है या हाँ स्लाइड्स थोड़ी। स्पीड बहुत मैडम, फायरिंग बहुत एक्स्ट्रा वो अच्छा अच्छा। हो रही ठीक है ठीक ठीक है फायरिंग। सर। यस सर। सर ठीक है मैं बिल्कुल। उसको रहेंगे मैडम, बड़ी मेहरबानी। मैम को रिपीट कर दें जो अभी आपने बताया है कि मतलब सारों को एक साथ नहीं कर सकते हाँ इम्मोबिलाइजेशन। सारों को एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि उससे ये होता है कि जब बहुत सारी रीनल वेसल्स और बहुत छोटी छोटी वेसल्स को बायलैटरली आप इकट्ठे एम्बोलाइज कर देते हैं तो रीनल इस्कीमिया हो जाता है और उससे रीनल फंक्शन सडनली डिटेरियोरेट होता है, पेशेंट ARF में चला जाता है। ठीक है। ये बातें मैंने बाद में आके पढ़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करोगे अगर दोनों साइडों पे बड़े बड़े आ जाएं, इस तरह से AML पड़े हुए हों तो आप उसको इकट्ठे एम्बोलाइज कर दोगी। टू विच आई सेड कि नो। लेकिन उन्होंने मुझसे रीजन पूछी कि तुम क्यों नहीं करोगी, एक ही दफा में काम मुकाओ, तो यही वर्डिंग थी उनकी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, लेकिन उसकी रीजन मुझे नहीं पता थी, कभी किया ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। तो दिस वाज द वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था अबाउट द AML। और बाकी ये जो इनहिबिटर्स हैं ये अब रेडियोपीडिया में है।
आप इसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हैं। पता नहीं अगर वहां पर वो इस बारे में क्वेश्चन करें तो वो क्या करेंगे। मैंने तो बस ये पूछा था कि सर बताया था कि सर ये जो है ये नहीं, उसके साइज को स्टेबलाइज कर देते हैं। इस बता रही पुरानी। ओके, अगला केस को कौन लेगा प्लीज? जी मैडम, डॉक्टर इफ्रा। ओके, डॉक्टर इफ्रा प्लीज अटेम्प्ट दिस। Okay. I've been provided with the spot films from. Take minute. I've been provided with spots film from a contrast study of kidney and ureter. Uh, One of the film B, is an antegrade pyelogram, and the film A. mm, the film A seems to be मैडम सेम फिल्म ही लग रही है, लेकिन it seems like a retrograde pyelogram where contrast is being given from a DJ or something that is inserted into the ureter. Uh, so in both films, I can appreciate. In the film B, I can appreciate that there is opacification of a dilated pelvic calyceal system, along with opacification of a dilated ureter, with columnization of the contrast, and there is a break in the column of the contrast at the in the proximal ureter. There is extravasation of contrast material in the paravertebral region that is adjacent to the upper pole calyces, which is most likely suggestive of fornicial rupture. In the second image, and these findings are these are the findings of the left kidney. In the image A, um, again there seems to be extravasation of the contrast into the um into the adjacent peritoneum. Into the adjacent retroperitoneum, and there is no opacification of the ureter. The arrowhead points toward the distance between the minimally opacified ureter and the point of extravasation. So this can be the finding of an this can imply a contrast leak at the level of the distal ureter due to leakage, due to rupture of the ureter, or leakage or perforation, or else or due to the presence of an ulcerated mass at this level. Okay, how will you confirm the cause of this rupture? I would first of all, I would like to compare with the previous films of the patient. If the previous films are not available, I would like to know the history of the patient, and I would like to go for CTKUB with plain film, and all the phases of the KUB, nephrogenic corticomedullary, and especially the excretory phase. However, I would like to see the plain film too. ओके, तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे पेशेंट का? Yes, we can go for ultrasound too. ओके, इसमें उनका जो क्वेश्चन था ना बेसिकली वो ये था कि उन्होंने पहले मुझे सारी हिस्ट्री दी कि इस तरह से एक फीमेल आई है और उसको सडन फ्लैंक पेन हुआ है, तो कॉजेज बताएं कि क्या हो सकते हैं। उन्होंने मुझसे कॉजेज पूछे थे, पेल्विक कैल्शियम रप्चर के, यूरिटेरिक रप्चर के कॉजेज क्या हो सकते हैं। Hmm. Okay. Most common cause of pharyngeal rupture, any obstructing pathology like obstructive stone, long-standing obstruction from a tumor, or stone हो गया, tumor, blood clot तो rarely ये करता है, any obstruction at the level of the VUJ, or long-standing bladder outflow obstruction,
all of these can all these lesions that can increase the pelvic axial pressure and can lead to the rupture of the delicate fornices and result in contrast extravasation. ठीक है। मैंने जब उन्हें ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा क्वेश्चन समझा नहीं है, मैंने तुम्हें पूरी हिस्ट्री बताई है। मैं आपको उन्हीं की टोन में बता रही हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे ये जी कहा जी कि बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल। पूरी हिस्ट्री बताई है कि वो पेशेंट जो हम्म है वो सडन पेन के साथ आई है, तुम मुझे ट्यूमर की और इधर उधर की बातें बता रही हो। तुमने उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखना है, उसका अगर स्टोन है तो देखना है, और उस साथ में उससे पूछ लेना है कि ट्रॉमा की हिस्ट्री है या नहीं। दिस वॉज द थिंग ही सेड टू मी। ठीक है, उन्होंने कहा चीजों को बेटा सिंपल रखो। ये बात भी उन्होंने साथ बोली थी। इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है ना वो ये थी, यूरिटरी कैलकुलस था। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है लेकिन वो सडन इस तरह से पेन नहीं कराएगी, या पेल्विक इलिशियल रप्चर इतना सडन नहीं करवाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल कंप्रेशन बाय मैश ये उसका सडन कॉज नहीं है। अब ये जो सारे कॉजेज है ना ये सारे इसके रप्चर के ही हैं, लेकिन इनमें से आपने ये देखना है कि इनमें से सडन कॉज कौन सा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको फिर क्या करेंगे, यूरोलॉजी में रेफर करेंगे। मैंने कहा कि जी सर मैं इसको यूरोलॉजी में रेफर करूंगी। ठीक है, दिस वॉज द होल वाइवा अबाउट दिस फिल्म। अच्छा, नेक्स्ट केस नंबर 3, डॉक्टर समिया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसकी उन्होंने हिस्ट्री मुझे पहले ही दे दी थी। दिस इज द बायोप्सी प्रूवन आरसीसी। नाउ प्लीज टेल मी हाउ विल यू प्रोसीड। Okay, ma'am. I am provided with CT scan abdomen with the IV contrast at the level of kidneys, in which I can appreciate that. मैम इसमें अब RCCs तो कंफर्म है, मतलब बायलैटरल RCC है इसमें, मतलब ठीक है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है। इसके अलावा मैम फिर इसमें हम फर्दर इसकी स्टेज देखेंगे और वही देखती है ना, हमने वही बताना है। और वहां पर ना एरोज नहीं लगे हुए थे। वहां पर जो दूसरी साइड का आरसीसी था वो बहुत छोटा था और वो ऑलमोस्ट नजर नहीं आ रहा था। जो लेफ्ट साइड का था उसका आरसीसी काफी बड़ा था और डायरेक्टली उसी के ऊपर नजर पड़ी थी। एक सिंगल स्पॉट इमेज था और उसमें ये था कि जो छोटा सा एक आरसीसी पड़ा हुआ था उसकी वेन में थ्रोम्बोसिस था। यानी जो छोटा आरसीसी था उसकी वेन में थ्रोम्बोसिस था, और जो मेन मेजर था उस वो आसपास कोई भी इन्फिल्ट्रेशन और कुछ भी नहीं ऐसा कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस फिल्म पे मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि बताओ ये रिसेक्टेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। अब आपने मुझे ये बात बता दी। मैम रीनल वेन में है और फिर बायलैटरल रीनल वेन्स में था होगा ये, मतलब इसमें तो मुझे इस वाली फिल्म में तो मुझे वैसे राइट रीनल वेन नजर नहीं आ रही, लेकिन लेफ्ट रीनल बायलैटरल वेन रीनल में वेन में नहीं, नहीं बायलैटरल रीनल वेन में नहीं था, सिर्फ लेफ्ट साइड की रीनल वेन में था। आईवीसी, आईवीसी में था। नहीं, कहीं भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस साइड पे आरसीसी था वो वेन बिल्कुल क्लियर थी, और उन्होंने मुझे कहा भी, कहते तुम्हें ये वेन क्लियर नहीं नजर आ रही। मैंने कहा सर मुझे ये क्लियर नजर आ रही है, लेकिन मुझे दूसरी साइड पे एक हाइपोडेंस मैस नजर आ रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज बायलैटरल आरसीसी और नॉट। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो फिर अब तुमने पकड़ ही लिया, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसको क्या करोगी, मतलब रिसेक्टेबल है या नहीं है, यस और नो में मुझे जवाब दे दो। तो मैंने कहा था कि सर नहीं है। जी मैम, ठीक है, बायलैटरल जो हो गया मैम। हाँ जी। हाँ बायलैटरल भी हो गया, और उसके अलावा भी ये था कि उसमें जो रीनल वेसल थी वो इन्वॉल्व थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत छोटा सा लिम्फ नोड दिखाया था कि ये लिम्फ नोड है और अब तुम इसको क्या करोगी, रिसेक्टेबल नहीं है, आगे क्या करोगी। फर्दर देखेंगे, उसकी स्टेजिंग करेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे उसके बाकी, ठीक है, वो और हो गई। फर्दर में ठीक है, वो हो देखेंगे गई, उसकी। रिसेक्टेबल नहीं है। अब बताएं आप पेशेंट को क्या बताएंगी। हम्म, बस उसको फिर कीमो रेडियो के लिए ही रखेंगे, मतलब इसको एमडीटी, एमडीटी 3 पे इसको करेंगे। और उसके अलावा जब मैं बोन स्कैन वाली साइड पे गई तो कहते कि एक और क्वेश्चन है, इसमें हम आरसीसी में पेट कराते हैं या नहीं कराते। जब उसकी स्टेजिंग करनी होती है, जब उसका वर्कअप करना होता है, तो हम पेट करवाएंगे या नहीं कराएंगे। पेट, पेट करा सकते हैं, उसमें भी अपटेक देते हैं आरसीसी, और कुछ आरसीसी अपटेक नहीं भी देते। आरसीसी के लिए नहीं, उन्होंने वर्कअप के लिए पूछा था कि आपने पेट कराना है या नहीं, मुझे यस और नो में जवाब दो। ये मेरा आखिरी फिल्म थी, शायद उन्होंने मुझे कहा था कि यस और नो कहो और उठ जाओ। तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैंने कभी देखा तो नहीं, कभी किसी ने कराया। और मैंने बिल्कुल इसी तरह बोला था कि सर मैंने कभी नहीं देखा किसी का कराया। कहते कराते भी नहीं है, कभी बोलना भी ना के कराना है। ठीक है, ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। ओके, सो इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है कि अगर इनमें से कुछ भी नजर आ जाए ना तो फिर वो अनरिसेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है, अगर इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट कोई भी वाइटल ऑर्गन आ जाए।
कोई भी वेसल आ जाए, ठीक है। एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीनल वेन आ जाए, आईवीसी आ जाए, डिफ्यूज अनरिसेक्टेबल रीट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट आ जाए, मल्टीपल या फिर बायलैटरल ट्यूमर्स आ जाए। उसमें ये सारे क्राइटेरिया थे एक्चुअली, लेकिन वो देखने में ऐसे एकदम लग रहा था कि नहीं। खासतौर पे जब एक एग्जामिनर डायरेक्टली डायग्नोसिस बता देता है ना, तो फाइंडिंग्स को मैंने उस तरह से देखा भी नहीं था कि उसकी क्या क्या एक्सटेंशन है, क्या क्या नहीं है, उसको मैं क्या बनाऊं, क्योंकि टाइम जो असल में कंज्यूम होता है ना, वो फाइंडिंग्स में, उनकी डिस्क्रिप्शन में कंज्यूम होता है। वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट कहा ये आरसीसी है, बताओ यस या नो बताओ, तो वो के टाइम मैनेज करना और चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। अगर डिस्टेंट मेट्स आ जाएं तो भी नहीं कर सकते हम उसको रिसेक्ट कर सकते, पुअर जनरल कंडीशन और परफॉर्मेंस ऑफ द परफॉर्मेंस स्टेटस हो। अगर आरसीसी का फंक्शन इस तरह का ना हो कि हम उसको रिसेक्ट कर सकें, और एक्सटेंसिव अगर लोकल रिकरेंस हो रही हो, हमने एक दफा निकाल दिया लेकिन वो दोबारा से है, तो हम उसको रिसेक्ट नहीं करते। अच्छा, केस मैम नंबर अगर एक ही किडनी में दो ट्यूमर आ जाएं एक ही किडनी में, तो हम उसको रिसेक्ट कर सकते हैं? एक ही एक किडनी ही में आ किडनी जाए में। तो, हाँ एक ही किडनी में अगर आ जाए तो अगर वो रिसेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, या तो हम उसकी पार्शियल कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपर और लोअर पोल पे है, या इस तरह से है कि हम उसका नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी होती है ना, फिर उसमें अगर हम उसके नेफ्रॉन्स को स्पेयर नहीं कर सकते, तो फिर हम पूरी किडनी निकाल देते हैं अनटिल के वो कहीं और एक्सटेंड कर रहा हो। यानी वैसे बहुत कम होता है कि एक ही किडनी में दो अलग अलग से पड़े हुए हों, लेकिन अगर वो किसी वेन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, एडजेसेंट स्ट्रक्चर को या किसी चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, अगर वो रिसेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा आता है, और अगर नेफ्रॉन्स उसके स्पेयर हो जाते हैं, तो हम नेफ्रॉन्स को स्पेयर करेंगे, अदरवाइज हम नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं उसकी। बेस्ड ऑन के जो दूसरी वाली किडनी है उसका फंक्शन किस तरह का है। ठीक है, केस नंबर 4। कोई डॉक्टर दूसरा है, एक कोई डॉक्टर के नाम से है, और कोई भी एक बंदा प्लीज। जी मैम। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करें प्लीज। I am provided retrograde ureterogram of 47-year male. I can see contrast opacifying anterior urethra, bulbar urethra, and reaching the urinary bladder. I am looking at pelvic bones. Is there any history of trauma? No, there is no history of trauma. There is no obvious stricture formation, no contrast, extra or intravasation seen. However, the navicular fossa is, which is most dilated part of the urethra, it is narrowed. Okay, So it is abnormality of navicular fossa, urethra and navicular fossa. okay, That may be due to any infection, okay. likely gonococcal infection. ओके, इसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या कंप्लीट हो रही है। Partial as contrast is going to the urinary bladder as well. ओके, बिल्कुल। अब आपने इसका फाइनल डायग्नोसिस क्या बनाया है। मैम एंटीरियर एंड पे ही नैरोइंग है। ठीक है, आप उसको क्या कहेंगी। मैम मैंने फर्स्ट टाइम ये केस देखा है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता। ठीक है, एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसमें जहाँ भी कहीं नैरिंग की पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, वो एक अलग बात है। सबसे पहले जो भी कोई ल्यूमिनल नैरिंग है वो एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो बिनाइन है, चाहे वो मैलिग्नेंट है, चाहे वो जिस भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन करा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे इसमें जो ठीक। उनके क्वेश्चंस थे वो उन्होंने कॉजेज के बारे में पूछे थे कि एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कॉजेज बता दो क्या होते हैं, और इसको तुम हिस्ट्री पे कैसे रूल आउट करोगी। उसकी हिस्ट्री में यही होगा कि आप ट्रॉमा की हिस्ट्री पूछेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी आइट्रोजेनिक हो सकती है, कैथेटराइजेशन या, ठीक है। उसके बाद आइट्रोजेनिक अगर इसकी कोई प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री है वो पूछेंगे, इन्फेक्शन का पूछेंगे, और इन्फ्लेमेटरी पोस्ट हाइपोस्पेडियासिस रिपेयर और यूरिथ्रल इंजरी डिपेंडिंग के उसकी एज क्या है। हाइपोस ये ज्यादातर जो है वो बीट्स में होते हैं, और या फिर इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक कॉज जो है ना वो मेरे ख्याल से सबसे कॉमन होता है। उसके बाद इन्फेक्शन है जो सबसे कॉमन है एंटीरियर यूरेथ्रा का, और पोस्टीरियर का जो मोस्ट कॉमन है ना वो ट्रॉमा है। अच्छा, इसके बारे में और ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई थी।
Next case, please. Dr. Sana. जी अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Please attempt this. I'm provided with multiple images of multiply and multi-sequential MRI plane of a skeletally mature male patient. Here, I can appreciate that there is ठीक है, on the T2 there is well-defined area of hypointensity is seen in the peripheral zone, which is appearing uh, which is appearing hyperintense on DWI and hypointense on and isointense, not hypointense. It's hypointense on DWI ADC mapping. On this limited view, I can only I cannot appreciate mm, any further area and the extension of this area. However, based on these findings, this is the left peripheral zone prostatic lesion, which is Pirates 2, which is Pirates 2. Next, I will correlate with the symptoms of the symptomatology of the patient and refer this patient for the lab correlation, the PSA levels. ठीक And है. अच्छा, इसमें आपको प्रोस्टेट की शेप कैसी लग रही है? डॉक्टर सारा, इसमें ना मुझे बहुत अच्छा सा जो है वो प्रोस्टेट नजर नहीं आ रहा. लाइक ये कोरोनल इमेज है, उसमें जो है वो पेरिफेरल जोन ही सिर्फ मुझे नजर आ रही है ना. लाइक पेरिफेरल जोन तो ठीक लग रहा है मुझे. आई मीन लाइक आप क्या पूछना चाहती हैं, इसकी शेप? हाँ, आपको प्रोस्टेटिक टिश्यू बाकी का जो है वो ठीक लग रहा है? बाकी का प्रोस्टेटिक टिश्यू नजर ही नहीं आ रहा ना. हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही किया था. पहले मैंने चीजों को डिस्क्राइब कर दिया, वो बहुत छोटा सा टिश्यू पड़ा हुआ था. फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि इसकी तुम मुझे बाकी मॉर्फोलॉजी बताओ, वेयर इज द सेंट्रल जोन, तुम पेरिफेरल जोन तो कह रही हो, तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे तो प्रोस्टेटिक टिश्यू सही से नजर ही नहीं आ रहा. उन्होंने कहा कि प्रोस्टेट होता कहाँ पर है? मैंने उन्हें कहा कि सर यूरिनरी ब्लैडर है और रेक्टम के बीच में होता है. उन्होंने कहा तुम्हें नजर आ रहा है? मैंने कहा जी सर, ये थोड़ा सा एक टिश्यू पड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉपर प्रोस्टेट मुझे नजर ही नहीं आ रहा. कहते अच्छा फिर ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने उनसे कहा कि सर ये पोस्ट ऑप केस हो सकता है. कहते तो तुमने मुझसे पूछा कि पोस्ट ऑप केस है या नहीं? तो मुझसे पूछना चाहिए था. मैंने कहा जी सर मुझे पूछना चाहिए था. तो कहते तो तुम मुझसे अब पूछो. फिर ना वो बैठ गया चुप करके कि हाँ तुम मुझसे पूछो. मैंने उनसे फिर पूछा कि सर इज दिस ए पोस्ट ऑप पेशेंट? तो उन्होंने कहा कि हाँ इसकी रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो चुकी है. अब मुझे बताओ कि ये क्या है और अब इसको तुम किस तरह से प्रोसीड करोगी? अगर रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो चुकी है तो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो चुकी है तो इसमें जो है वो फिर मैं इसको जो है वो बनाऊंगी तो पायरेट्स 2 ही. लाइक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हो चुकी है, लेकिन इस तरह डॉक्टर साहब के इसमें मुझे मोमेंट्स ये आ तो जाते हैं बहुत ज्यादा. बिल्कुल भी परेशान है. असल में ना मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी इस पे. उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या हो सकता है? मैंने कहा सर ये रेजिडुअल या रिकरेंट हो सकता है. तो कहते इतनी सी बात थी, तुमने बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी, चलो अब अगली फिल्म करते हैं. दिस वॉज द टोटल डिस्कशन. वो सिर्फ यही देखना चाह रहे थे कि इसको पता चलता है या नहीं चलता. अब पता नहीं ये बात कैसी थी, लेकिन इसका वायवा ऐसा ही था. अच्छा, केस नंबर 6 प्लीज. डॉक्टर अच्छा. एरोमा. फिर अब इसको हमने हाँ जी बताओ. पायरेट्स 5 बनाना था. पायरेट्स के बारे में तो बात ही नहीं हुई. मैं तो बड़े रटे लगा के गई हुई थी. मैं बड़ी खुश थी कि पायरेट्स आ गया है, मैं बताऊंगी ये होता है वो होता है. मैंने तो बड़ा इसका कोई किया हुआ था, लेकिन वहां ठीक बात है, ही उन्होंने ओके. मुझे कहा बताओ ये क्या है, रेजिडुअल है रिकरेंट है? मैंने उन्हें कहा अगर वही जो 6 मंथ्स वाला एक तरह से क्राइटेरिया होता है कुछ, तो वो मैंने उनसे कहा कहते ठीक है इतनी सी बात थी ठीक है, तुमने ठीक बतानी है. थी. फिर आपसे ये पूछा. ठीक है. तो ये एक गॉट रियल इट, पिक्चर गॉट मैं आप गॉट इट, लोगों को गॉट इट, दिखा गॉट रही हूँ, इट. ठीक है? थैंक यू. अच्छा डॉक्टर एरोमा. Yes, ma'am. अच्छा प्लीज ये आप अटेम्प्ट करें. Right. So I'm provided with that's the age of the patient, 13 years old. जी.
Um, okay, multi-sequential images of MRI pelvis of a pediatric age group patient, in which I can appreciate that multiple venous structures are seen within the left fossa, and yeah, um, हाँ जी बोले। I was looking at this, but these are only seen along the inguinal ligament, not going into the scrotal sac. I thought this is a hernia, but this is not. The first image is T1, second is T2, the third one is fat sat sequence, I think, and the last one is DWI. लास्ट वन अल्ट्रासाउंड का इमेज आप उसको स्किप कर दें प्लीज। Okay. कुछ पैथोलॉजी पता चल रही है? इसमें इंग्वाइनल रीजन दिखाया हुआ है ना, स्क्रोटल सैक्स दिखाए हुए हैं, प्लीज आप उन पे थोड़ा सा फोकस करें कि यहाँ पर कुछ भी पैथोलॉजी हो सकती है। आपको आवाज आ रही है? किसी और को अगर कोई पैथोलॉजी पता चली है तो प्लीज। मैम कुड बी इन लार्ज लिम्फ नोड्स। ओके। ये लाइकिंग डॉक्टर सर ना मेरे ख्याल में लेफ्ट साइड पे जो है ना वो अनडिसेंडेड टेस्टिस है, राइट जी टेस्टिस बिल्कुल। इज सीन इन बॉटम। जी बिल्कुल, लेफ्ट जो स्क्रोटल सैक है वो बिल्कुल एम्प्टी है, और उसका जो है ना हमारे पास अनडिसेंडेड टेस्टिस वो है इधर इंग्वाइनल रीजन में है, लेकिन सर ने वहां फाइनल पर रीजन में पड़ी है। हाँ उन्होंने ना डीडब्ल्यू और टी2 पे इसका पता करते हैं, वहां पर ना डीडब्ल्यू था ना टी2 था, उन्होंने मुझे ये दिखाया वहां पर एम्प्टी स्क्रोटल सैक था और मुझे अनडिसेंडेड टेस्टिस नहीं नजर आई उनका। मैंने कहा कि सर स्क्रोटल सैक इज एम्प्टी, लेकिन फॉर लोकलाइजेशन आई विल सी द डीडब्ल्यू। तो उन्होंने मुझे कहा इसके अलावा कोई सीक्वेंस होता है, तो आई सेड के टी2 कहते हैं, अगर मैं तुम्हें टी2 पे दिखा दूं। फिर वो एक अलग से उन्होंने फिल्म रखी हुई थी और उस पे टी2 के इमेजेस थे, और उसके ऊपर वो थी, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके दिखाई कि ये पड़ी हुई है। तो बस इसका इतना सही वायवा था। अच्छा नेक्स्ट कौन अटेम्प्ट करेगा प्लीज? ये आखिरी है मेरा ख्याल है, इसी 2-3 मिनट रह गए हैं मीटिंग के, इसी में कवर कर लेते हैं। जी डॉक्टर सना मैं करती हूँ। ठीक है प्लीज थोड़ा सा जल्दी, ये भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, provided with spot image of a IVU series of a skeletally mature patient here. I can appreciate that there is a जो है वो slight जो है hydronephrinosis is seen bilaterally with more so on the right side with blunting of the calyces as well, blunting of the calyces as well, bilateral. Renal outline appears वो ठीक है। renal outline appears normal, ठीक है। उसके अलावा बस बायलैटरल जो है वो यही है। इसके अलावा यूरेटर में सेकंड पास पास कर गया और यूनिब्लैडर पैसे पाए वो अगर नॉर्मली है ग्लोब अराउंड ग्लोबुलर शेप्ड। और इसके अलावा तो ठीक है, वहां पर पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ जो पीयूष जो नर्विंग आ रही है बायलैटरल वो इतनी ज्यादा वहां पर नहीं थी, वहां पर सिर्फ एक एंटीग्रेट पाइलोग्राम था, एक साइड की फिल्म लगी हुई थी, और उसमें ये था कि ये जो छोटे छोटे बीच में थोड़े से वो नजर आ रहे हैं। मैंने वो सारा डिस्क्राइब कर दिया उनको, मैंने बताया कि सर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कहाँ पर हो सकती है। पीयूष जी के उन्होंने सारे कॉजेज मुझसे पूछे थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक या जो भी हो सकते हैं, ठीक है, एबरेंट वेसल ठीक अगर है। आ रही हो तो। अच्छा उसके बाद ये था कि जो छोटे छोटे ये नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें नजर आ रहे हैं अंदर छोटे छोटे फिल्म की फैक्ट्री क्या हो सकते हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि सर ये स्लफ्ट पेपिला हो सकते हैं क्योंकि राइट साइड का सेक्रोइलिटिस था वहां पर, और हो सकता है कि ये कुछ पेन किलर्स देता हो। तो वो इस बात पे बड़ा खुश हुए थे कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पिक किया। तो दिस वाज होल अबाउट द फिल्म। तो इसका वाइवा जो था वो कॉजेज ऑफ पीयूजे पे था, और इसके जो बाकी रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस के पोस्ट कार्ड्स वाले हैं वो आपको आते हैं। तो बस ये बहुत छोटा सा ओवरव्यू था, लेकिन वहां पर वाइवा बहुत ट्रिकी था, सर को फेस करना और चीजें थोड़ी सी मुश्किल थी। मेरा ख्याल है कि ये लास्ट स्लाइड है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है, और यहाँ भी मुझसे पूछ ले, मैंने ये अपलोड करनी है वहां पर यूट्यूब पर। यस मैम, मेरा आप क्वेश्चन है। प्लीज। वो जो स्टडी थी जिसमें सडन फ्लैंक पेन था, तो वो स्टडी क्या थी? उसमें पहले एंटीग्रेड किया था तो पेल्विक कैल्शियल रप्चर था, और कॉन्ट्रास्ट नीचे नहीं गया, उसमें पीसीएन डाली हुई थी क्योंकि उसको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस